हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करने वाले हैं और दिल्ली सल्तनत में विशेष करके जो गुलाम वंश है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, सीटेट की तैयारी करने वाले हैं या जेटेट की तैयारी करने वाले हैं या सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं, है ना, झारखंड सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं, तथा साथ ही साथ इस लॉकडाउन में क्लास 8 के छात्र जितने भी हैं उन सब के लिए आज का वीडियो काफ़ी लाभदायी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गुलाम वंश, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, जिसमें से मुख्य रूप से जो 5 वंश थे वो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम जो शासक था वो लोदी वंश। ठीक है, तो इन वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है इन वंशों ने शासन किया। ये जो दिल्ली सल्तनत का शासन चला वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हो गया जब गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की उस समय से लेकर के जो है 1526 ईस्वी यानी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को जब परास्त करते हैं बाबर, तो फिर उसके बाद जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं और वहाँ से मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का इतिहास है, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और कुल जो 5 वंश हैं और 5 वंशों में से हम लोग गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए उन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश का शासन जो रहा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लोदी वंश का जो शासनकाल रहा 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तत्पश्चात मुगल साम्राज्य आरंभ हुआ इसके बाद। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का शासन रहा इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, गुलाम वंश में मुख्य रूप से जो शासक हुए उसमें से जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, अब गुलाम वंश की जो स्थापना किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी जो भारत में आया और कई बार आक्रमण किया। ठीक है, तो उसमें से जितने विजित प्रदेश थे उन सबको भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वह वापस गजनी चला गया। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों को इन्होंने छोड़ा मोहम्मद गौरी ने, उन क्षेत्रों पर इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुल जो है 4 साल तक शासन किए, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। उसके बाद 6 महीने के लिए एक और शासक आए आराम शाह, जो 1210 ईस्वी में शासन किए। उसके बाद इल्तुतमिश आए, है ना, 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर जो है इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना जो है 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन की थी। ये जो रजिया सुल्ताना है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह प्रथम महिला शासिका भी आप इसको इतिहास में जान सकते हैं। उसके बाद रजिया सुल्ताना के बाद में बहराम शाह, जिनका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक चला,
उसके बाद मसूद शाह 1242 ईस्वी में आए, जो 6 महीना तक शासन किए। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आए, जो 1246 ईस्वी में शासन किए। और फिर बलबन का शासनकाल जो था वो 1265 से लेकर के 1286 ईस्वी तक के काल में था। ठीक है, तो गुलाम वंश को जानने से पहले हम लोग मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किए, है ना, और इनके साथ कौन कौन से गुलाम आए थे, जिनको इन्होंने यहाँ पे विजित प्रदेशों को सौंप कर पुनः गजनी जो है वापस चले गए थे। तो गुलाम वंश को अच्छी तरह से जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मध्य एशिया में उस समय जो मध्य एशिया था उस वहाँ पे गौर वंश का शासन चलता था, और गजनी पर जो है गौर वंश का ही शासन था। मध्य एशिया में ही गजनी क्षेत्र था, तो उसी क्षेत्र पर जो था वहाँ पे गौर वंश का शासन था। ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, है ना, उनको बोलते थे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम पूरा नाम था। शॉर्टकट में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से ये फेमस हुए, है ना। तो 1173 ईस्वी में जो है गजनी में इन्होंने शासन को संभाला। मोहम्मद गौरी ने भारतीय दुर्बल राजनीति को देख करके, भारत में अनेक राजा आपस में लड़ते थे, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होता था, किसी को केंद्रीय शासक के रूप में नहीं माना गया, सभी छोटे छोटे शासक छोटे छोटे जगहों पर आपस में लड़ते रहते थे। तो दुर्बल राजनीति को देख करके मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी के मध्य भारत पर आक्रमण किए थे। यानी 1175 से 1205 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया भारत में। देखा क्या दुर्बल राजनीति है, तो आराम से हम यहाँ पर आक्रमण करेंगे। और मोहम्मद गौरी के आक्रमण का मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ का धन संपत्ति को लूटना, इनका शासन करना नहीं था। लेकिन यहाँ पे उसके जो गुलाम थे उसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को जो ये क्षेत्र सौंप के चला गया, तो इन्होंने यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो गया और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, वास्तविक रूप से इस दौरान गोमल दर्रा, मुल्तान, उच्च पर उसने सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया। देखिए 1175 से 1205 ईस्वी में जब इस बीच में इन्होंने आक्रमण किया, तो इस दौरान इन्होंने जो है गोमल दर्रा, मुल्तान और उच्च इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया, जिससे गौरी पुनः गजनी भाग गया। 1178 ईस्वी में जब आक्रमण किए मोहम्मद गौरी भारत में, तो इसका जवाब दिए मूलराज द्वितीय जो गुजरात के शासक थे, तो उनसे परास्त होकर के मोहम्मद गौरी पुनः जो है गजनी भाग गया। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद फिर से आक्रमण जब करते हैं 1179 में, तो इन्होंने पेशावर और लाहौर को जीता। 1186 में पंजाब को जीता, 1189 में भटिंडा को जीता और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, तो वो पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह गौरी जो है परास्त हो गए। 1191 में पूछता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो ये पहला जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी हारा था, बुरी तरह से हारा था। ठीक है, तो जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर दोनों के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, और जीतने के साथ ही उनका मनोबल जो है ऊंचा हो गया और धीरे धीरे और क्षेत्रों को कब्जाना शुरू किया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। 1195 में इन्होंने बयाना, दिल्ली, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गौरी वापस जो है गजनी चला गया। देखिए मैंने क्या कहा था, जितने भी क्षेत्र ये जीते 1175 से लेकर के 1205 ईस्वी तक जितने भी क्षेत्रों को गौरी ने जीता,
उन सब क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और सौंपने के बाद वापस गजनी चला गया। ठीक है, यानी भारतीय जितने क्षेत्र थे, अन्य जगहों में भी इन्होंने आक्रमण किया था और उन क्षेत्रों को भी जीता था, तो वहाँ पे उन्होंने दूसरे गुलाम को दे दिया था उस क्षेत्र को। ठीक है, लेकिन यहाँ भारत में जो क्षेत्र थे उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। ठीक है, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत में खोखरों को नियंत्रित करने आया था। देखिए, खोखर लोग बार बार जो है फिर अपने साम्राज्य को जो जीत करके गया था मोहम्मद गौरी, है ना, उन साम्राज्य को मिलाना प्रारंभ किया और ये लोग स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। तो इसको सुन करके फिर वो गौरी वापस आया और 1205 ईस्वी में जो है वो खोखरों को नियंत्रित करने आया था कि लोग को सबक सिखाएंगे। लेकिन 1206 ईस्वी में जब फिर यहाँ से वापस वो गजनी लौटने लगा तो रास्ते में जो है खोखरों ने उसको मार दिया। किसको मार दिया? मोहम्मद गौरी को। अब देखिए आगे का इतिहास क्या होता है। गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विभाजन उसके दासों के मध्य हुआ। देखिए, उसके 3 दास थे। कौन कौन दास थे? उन दासों के मध्य जो है गौरी जितना क्षेत्र जीता था, ये 3 दास के मध्य जो है उसका विभाजन हुआ। जैसे एक थे ताजुद्दीन यल्दौज, इसके वरिष्ठ राजधानी गजनी प्राप्त किया, यानी गजनी में भी इनका जो शासन था वहाँ पे किसको मिला? ताजुद्दीन यल्दौज को अधिकार मिल गया। नासिरुद्दीन कुबाजा जो इनके गुलाम थे, इनको सिंध और मुल्तान क्षेत्र मिला। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो क्षेत्र मिला ये उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत जो है जिसका केंद्र दिल्ली था, उसको सौंप करके जो है वो माने 3 भाग में ये जो है बंटवारा हो गया। कहने का मतलब जितना क्षेत्र जीता था ये तीनों गुलामों के बीच में बंटवारा हुआ, है ना, चाहे वो गजनी का हो या सिंध मुल्तान का हो या भारतीय क्षेत्र, भारत का केंद्रीय यानी उत्तर भारत क्षेत्र हो, इन सब को 3 गुलामों के बीच में बंटवारा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौरी का एक गुलाम और था जो तुर्क सेनानायक जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, है ना, ये बंगाल में उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। तो बंगाल में भी इन्होंने बंगाल के बहुत सारे क्षेत्र को जीता था। तो इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए किसको सौंपा गया? वो बख्तियार खिलजी को। ये भी गौरी का ही गुलाम था। ठीक है, तो इसका लगभग आप लोग इसके 4 गुलाम को जान गए, है ना, एक ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक और ये बख्तियार खिलजी। कभी कभी पूछता है बख्तियार खिलजी का कि किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था, तो बंगाल में। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को जो क्षेत्र मिला उन्हीं क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा करके शासन चलाना प्रारंभ किया और कुछ अन्य क्षेत्रों को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता। उसके बाद ये भारत में ही जो है इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कर डाली, है ना, यानी किसने स्थापना की गुलाम वंश की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब स्थापना की? 1206 ईस्वी में और 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा। 1206 ईस्वी तक दिल्ली में गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता रहा। 1206 ईस्वी तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा, लेकिन जैसे ही 1206 ईस्वी में गौरी की जब मृत्यु हो गई, खोखरों ने जब उसको मार दिया गजनी जाते वक्त, तब वह जो है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया कि अब यहाँ का स्वतंत्र शासक हम रहेंगे, हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ऐबक के स्वतंत्र शासन के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना मानी जाती है और उसी समय से इसको दिल्ली सल्तनत माना गया। दिल्ली सल्तनत क्यों माना गया? क्योंकि दिल्ली पर बैठने वाले जितने भी थे सभी सुल्तान उस समय कहलाते थे, इसलिए उसको कहा गया 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहा, है ना, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या ममलुक वंश, गुलाम वंश कहो या ममलुक वंश एक ही चीज़ है,
इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का पद नहीं लिया था, ये सुल्तान का पद नहीं लिया था, बल्कि एक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा। ठीक है, ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ऐबक को ही भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, यानी इससे पहले कोई मुस्लिम शासक जो है यहाँ पे राज्य का स्थापना नहीं किए थे। भले बहुत सारे क्षेत्रों को जीते थे, धन लूटे थे, गए, लेकिन इस तरह से जो है अस्थायी रूप से किसी ने यहाँ पे शासन करना प्रारंभ नहीं किया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल सेनानायक के साथ साथ उदार हृदय का व्यक्ति भी था। उसे उसके दानी स्वभाव के कारण लाख बख्श भी कहा गया था। वो गरीबों को बहुत दान किया करता था। ठीक है, तो उनके दानी स्वभाव के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श, माने लाखों का दान देने वाला। ऐबक के दरबार में हसन निजामी तथा फकीह मुदीर जैसे विद्वान रहते थे। दो विद्वान इनके दरबार में रहते थे। कभी कभी सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि हसन निजामी किसके दरबार में थे या फकीह मुदीर जैसे विद्वान किसके दरबार में रहा करते थे, तो इनका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। पीछे घिसक जाता है, कोई बात नहीं। बने रहेंगे, घबराएंगे नहीं। चलिए, हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अब आगे देखते हैं। दिल्ली में उसने कुब्बतुल इस्लाम नामक पहली मस्जिद बनवाई। देखिए, दिल्ली में सबसे पहली मस्जिद उसने बनवाई, उसका नाम था कुब्बतुल इस्लाम। इसको आप याद रखेंगे। पहली मस्जिद तो बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, उसका नाम था कुब्बतुल इस्लाम। उसके बाद दूसरी मस्जिद इसने बनाई थी अजमेर में। उसका नाम क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन ऐसे लिखाएगा, वो डाई हो गया है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दूसरी मस्जिद थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी अजमेर में। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ करवाया और उसकी 1 मंजिल बनवाई। कुतुब मीनार का जो निर्माण है स्टार्ट किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1 मंजिला तक इन्होंने बनाया, पूरा नहीं किया। पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश में। कभी कभी पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कभी कभी इतिहास में सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। या ये भी सवाल पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो है गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनता है? आराम शाह। और ये बहुत कम समय के लिए गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसके बाद जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं। तो अब हम लोग आगे जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, अभी गुलाम वंश खत्म नहीं हुआ। जब तक हम लोग 1290 ईस्वी तक के इतिहास तक नहीं पहुंचेंगे, अभी गुलाम वंश खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो गुलाम वंश के संस्थापक का कार्यकाल को हम लोगों ने जाना। लगातार बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यानी लाल रंग का आपके नीचे जो बटन होगा उसको दबा दीजिए और फिर लाइक भी कर दीजिए। और आपको दोस्तों के पास शेयर करना है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसकी जानकारी हासिल कर सके। तो चलिए हम लोग यहाँ से
प्रारंभ करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, जानते हैं इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत जिसको हम लोग 1206 से 1256 तक पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश के विभिन्न शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जान रहे हैं, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किए। यानी ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए तो आराम से गद्दी पे बैठ गया। उसके बाद 1210 ईस्वी में ऐबक का दामाद, इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि खलीफा ने जो है इसको सुल्तान की उपाधि दी थी, जबकि ऐबक सुल्तान की उपाधि ऐबक को नहीं मिला था। वो केवल गौरी का प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। ठीक है, तो यानी वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, क्योंकि खलीफा इसको दे दिया वैल्यू, तो वास्तविक संस्थापक इसलिए किसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो इल्तुतमिश। यदि पूछ दिया कि संस्थापक कौन थे दिल्ली सल्तनत, क्या बोलते हैं हम, गुलाम वंश का, है ना, तो गुलाम वंश के यदि वास्तविक संस्थापक यदि बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं, संस्थापक का नाम लिया जाए तो ऐबक का नाम आएगा, और वास्तविक संस्थापक का यदि नाम बोला जाए, पूछा जाए, तो इल्तुतमिश का आंसर होगा। ठीक है, इल्तुतमिश आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने के समय अली मर्दान खान ने बंगाल और बिहार तथा ऐबक के एक और गुलाम कुबाचा ने मुल्तान में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखिए क्या होता है, जैसे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं तो बैठने के समय जो है अली मर्दान खान बंगाल और बिहार में जो शासन कर रहा था, इसके अलावे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम था, है ना, कुबाचा, जो मुल्तान में शासन कर रहा था, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये हम किसी राजा के अधीन नहीं हैं, हम राजा यहाँ के स्वयं हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश क्या करते हैं, आगे जाते हैं कि राजपूतों ने कालिंजर, ग्वालियर, अजमेर और बयाना सहित सारे पूर्वी राजस्थान ने तुर्की बोझ अपने कंधों से उतार फेंका। मतलब कि ये भी राजपूत लोग कालिंजर में स्वतंत्र हो गया, ग्वालियर में स्वतंत्र हो गया, मतलब राजा को नहीं मानने लगा इल्तुतमिश को, ये अपने ही लोग राजा समझने लगा और अपना क्षेत्र में जो मिला हुआ था ये लोग को, उस क्षेत्र में अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अजमेर के भी क्षेत्र में जो शासन कर रहा था वो भी स्वतंत्र हो गया, बयाना के क्षेत्र में जो शासन कर रहा था वो भी स्वतंत्र हो गया। मंगोलों ने 1220 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य को समाप्त कर इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिने जाने वाले साम्राज्य की नींव डाली। उधर मंगोल लोग जो है अलगे इल्तुतमिश को तंग करके रखा था, और वो लोग जो ख्वारिज्म साम्राज्य को समाप्त कर दिया था वहाँ मंगोल में, है ना, मंगोलिया में, और फिर शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में गिना जाने लगा उनका क्षेत्र। ठीक है, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। अब देखिए इल्तुतमिश भी साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। 1226 ईस्वी में रणथंबोर जीता। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश को बागदाद के खलीफा का अधिकार पत्र मिला। देखिए बागदाद के खलीफा जो है इनको एक अधिकार पत्र दे दिए कि तुमको आज से सुल्तान पद दिया जाता है। ठीक है, 1233 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण किया, वह भिलसा के दुर्ग को जीता। अब देखिए 1233 में इल्तुतमिश जो थे वो मालवा पर आक्रमण किए और भिलसा के दुर्ग को भी इन्होंने जीता, यानी मालवा और भिलसा दोनों को जीत लिया। ठीक है, अब देखिए और क्या कार्य किए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अमीरों की शक्ति को नष्ट करने के लिए 40 अमीरों का एक दल गठित किया, यानी 40 अमीरों का दल। ये 40 दल चालीसा कहलाए, है ना, क्या कहलाए, चालीसा। तुर्कानी चहलगानी इसको भी कह सकते हैं। तुर्कों का ये एक दल था और ये तुर्क अमीर थे और ये शासन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। तो ये 40 लोग मिल करके जो है बहुत शासन से संबंधित सलाह दिया करते थे, है ना, यानी मंत्री की भांति कार्य करते थे,
इल्तुतमिश को समय समय पर सलाह दिया करते थे। तो इन 40 अमीरों के दल को एक गठित किया और जो शक्ति अन्य अमीर जो स्वतंत्र होते जा रहे थे, अन्य राज्य स्वतंत्र होते जा रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए इन्होंने इसको गठित किया था। 1221 ईस्वी में, देखिए यहाँ गलत है थोड़ा सा टाइपिंग, 1221 यहाँ लिखना था। 1221 ईस्वी में चंगेज खां, कौन? चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। देखिए चंगेज खां जो थे वो ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहे थे, यानी उनके साथ युद्ध चल रहा था, तो ये भाग करके इंडिया आ गया मंगबरनी, तो उसी को पीछा करता हुआ जो है ये भारत की सीमा तक पहुंच गया। कौन? चंगेज खां। ठीक है। बागदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल खलीफा का सहायक की उपाधि से विभूषित किया। बागदाद के जो खलीफा थे तो ये इन्होंने जो है इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल खलीफा का सहायक का उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है। आगे और देखिए, इल्तुतमिश ने अरबी ढंग का नवीन सिक्का चलाया जिसे टंका कहा जाता था। यह चांदी एवं सोने दोनों धातुओं के थे। इल्तुतमिश ने अरबी ढंग का एक सिक्का चलाया जिसको टका कहा जाता था और ये चांदी और सोना दोनों का होता था। ठीक है, दोनों धातु का होता था ये टका। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को सुल्तान का संरक्षण प्राप्त था। ऐबक द्वारा अर्धनिर्मित कुतुब मीनार को सुल्तान ने अपने शासनकाल में पूरा किया। देखिए अब ऐबक ने जो एक तल्ला बनाया था, बाकी जो काम पूरा करने का था ये मीनार, कुतुब मीनार को, तो इसमें जो है इल्तुतमिश की अहम भूमिका रही थी। ठीक है, इन्होंने ही पूरा काम किया कुतुब मीनार बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बाद रजिया के शासनकाल में, जिन्होंने 1236 से लेकर के 1239 ईस्वी तक राज किया, यानी राज किया यहाँ पे। ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने योग्य उत्तराधिकारी के रूप में रजिया को नियुक्त किया। देखिए इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश का कोई भी पुत्र योग्य नहीं था, तो इन्होंने अपनी जो पुत्री थी रजिया उसी को शासिका घोषित कर दिया और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। ठीक है। लेकिन वहाँ के जो अन्य मंत्रीगण थे, जो विद्वान थे, इन लोगों ने रजिया को शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये सोचते थे कि एक महिला के सामने हम सर झुकाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। इन लोगों के लिए तौहीन, ये लोग तौहीन अपने आप को सोचने लगे कि हमारा तौहीन हो रहा है कि एक महिला के सामने हम सर झुकाएंगे। ठीक है। तो रजिया के गद्दी पर बैठते ही सम्राट और तुर्की सरदारों, जो चहलगानी थे, 40 गुलाम सरदार का जो तुर्कानी चहलगानी जो गठित किया गया था, 40 गो अमीर का, है ना, जो शासन में भागीदारी लेते थे, तो ये सम्राट यानी रजिया और बाकी जो तुर्कानी चहलगानी जो लोग थे, इन दोनों के बीच में संघर्ष जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है। तुर्की सरदारों ने रजिया पर स्त्री आचरण को तोड़ने और एक अबिसिनियाई सरदार याकूत खां से प्रेम करने का आरोप लगाया। देखिए जो 40 तुर्की सरदार थे, ये लोग बोला कि ये रजिया स्त्री आचरण को तोड़ रही है, और एक जो याकूत खां था अबिसिनियाई सरदार, उससे प्रेम करने का ये लोग आरोप लगा दिया कि ये शासिका उससे प्रेम करती है, जिससे ये स्त्री आचरण को तोड़ रही है। रजिया जो है याकूत खां को अस्तबल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। अस्तबल यानी घोड़ा का रख रखाव करने का अध्यक्ष जो है याकूत खां को चुना गया था रजिया द्वारा। ठीक है। सर्वप्रथम लाहौर के शासक कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया। सबसे पहले जो लाहौर के जो शासक थे कबीर खां, इन्होंने रजिया के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। अब देखिए क्या होता है। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ रजिया ने विवाह किया। किनके साथ किया? अल्तुनिया के साथ जो है रजिया शादी कर ली। भारत के मुस्लिम इतिहास में जो है रजिया दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम नारी थी। यहाँ पे बढ़ने वाली टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग लिख लीजिएगा। सुल्तान बनने वाली प्रथम नारी थी। ठीक है। रजिया की हत्या हो जाने के बाद, देखिए अंतिम रूप से रजिया की हत्या कर दी जाती है।
है ना। ऐसे भी जब से ही गद्दी पर बैठी पूरा अनबन रहा विद्वानों के साथ, मंत्रियों के साथ और आस पड़ोस के शासकों के साथ भी। तो अंतिम रूप से रजिया की हत्या कर दी जाती है ना। उसके बाद इल्तुतमिश का जो पुत्र था, है ना, बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। ठीक है। उसके बाद बहराम शाह का भी वध कर दिया गया 42 में, और 42 ईस्वी में ही इल्तुतमिश का पौत्र, है ना, मसूद शाह गद्दी पर बैठा 1242 में ही। उसके बाद फिर नसीरुद्दीन महमूद, यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद का नाम नहीं लिखा है, केवल नसीरुद्दीन के बारे आगे लिख दिया है। नासिरुद्दीन महमूद जो थे, है ना, नासिरुद्दीन महमूद ये 1246 ईस्वी पर गद्दी में बैठे थे। कब बैठे थे? 1246 ईस्वी पर। नासिरुद्दीन एक उदार, दयालु और धर्म परायण वाला शासक था। ठीक है। नासिरुद्दीन जो था एक फकीर की भांति, है ना, सरल जीवन व्यतीत करता था। नासिरुद्दीन जो था वो कुरान शरीफ लिख कर बेचता था और उससे जो आय होती थी उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। नासिरुद्दीन ने राज्य संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है अपने योग्य प्रधानमंत्री बलबन को सौंप रखा था। नासिरुद्दीन जो है जितना भी राज्य संचालन का काम होता था अपने से नहीं करता था, बल्कि उसका जो योग्य प्रधानमंत्री था बलबन, उसको सौंप दिया था कि तुम जिस तरह से शासन चलाओगे, ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी रही। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी ने जो है एक पुस्तक जो तारीख़ फिरोज शाही लिखी है, उसमें बलबन के सिंहासनारोहण के वर्ष से वो प्रारंभ करता है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो तारीख़ फिरोज शाही लिखा गया है ना, वो बलबन के सिंहासनारोहण यानी बलबन जब गद्दी पर बैठता है उस समय से ही उसका इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसके पश्चात जो है नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात बलबन शासक बन जाता है। प्रधानमंत्री जो था नासिरुद्दीन महमूद का, ये जो बलबन, अब ये गद्दी पर बैठ गया और ये 1265 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। ये बलबन का वास्तविक नाम जो था, मूल नाम, प्रारंभिक नाम, ये था बहाउद्दीन। इसका ओरिजिनल नाम क्या था बलबन का? बहाउद्दीन। ये इलबरी तुर्क था। ठीक है। बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसे 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया था। ये भी था एक तरह से गुलाम जो बिक करके आया था कहीं से, है ना, जिसको यहाँ पे खरीदा गया था। इल्तुतमिश ने उसकी योग्यता परख कर 40 अमीरों के दल पर स्थान दे दिया। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही बलबन को 40 अमीरों में स्थान मिल गया था कि ये बहुत योग्य है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसको उसमें डाल दो, जिसको लास्ट में नासिरुद्दीन महमूद ने जो है प्रधानमंत्री बना दिया था। रजिया के काल में जो है बलबन को क्या मिला था? अमीर शिकार का पद मिला था। ठीक है। बलबन को रजिया के काल में सुल्तान नासिरुद्दीन ने बलबन को नायबे मकलिकत यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अभी हम लोगों ने देखा नासिरुद्दीन ने इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान के पद पर ये आसीन हो गया। ठीक है। गद्दी पर बैठ गया बलबन 1265 ईस्वी में। बलबन ने जो है बहुत सारे सुधार कार्य किए। बलबन ने अपने शासन में जिन कार्यों को किया उसके संबंध में थोड़ा हम लोग जानते हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। राजत्व के संबंध में बलबन का सिद्धांत राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के सदृश था। इनका मानना था कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। बलबन ने दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस का नियम जारी किया। सिजदा जैसे सर झुका करके उसका अभिवादन करना है या पाँव को चूम करके उसका अभिवादन करना है, इसको सिजदा या पैबोस का नियम कहा जाता था। ये नियम अपना दरबार में लागू कर दिया बलबन। ठीक है। बलबन ने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना प्रारंभ किया। नवरोज जो त्यौहार था ये ईरानी त्यौहार था जिसको बलबन ने अपनाया, है ना, और नवरोज को मनाना प्रारंभ कर दिया। बलबन ने 40 दल के सदस्यों का दमन कर दिया। देखिए ये जो 40 दल गठित किया था इल्तुतमिश, अभी पढ़े हम लोग, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, 40 अमीरों का एक संगठन था जिसको 40 दल कहा गया। तो ये 40 दल को जो है दमन कर दिया, मतलब तोड़ दिया कि ये सब राजनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और शासन सत्ता पर ये लोग हावी होना चाहते हैं, इसलिए इसको इन्होंने दमन कर दिया
मैंने दबा दिया, हटा दिया, तोड़ दिया, है ना, कि कोई दल उल नहीं रहेगा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर विद्रोहियों का दमन किया, है ना, रक्त और लौह की नीति अपनाया, मतलब इनका जो बात होता था, जो इनका आदेश होता था, उसको सही तरीके से माना जाए, ये इन्होंने अपने साम्राज्य में लागू किया और जितने भी विद्रोही थे उन सब का दमन किया। ठीक है। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद उत्तराधिकारी हुआ। ये कैकूबाद जो थे ये गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक थे, गुलाम वंश के अंतिम शासक। इसके बाद जो है कैकूबाद के बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश का अंत कर नए राजवंश की नींव डाली, जिसका नाम रखा गया खिलजी वंश, और यहाँ से ख़त्म हो जाता है गुलाम वंश। तो आज हम लोगों ने जाना कि जैसे 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये गुलाम वंश की नींव डाली, और ये अंतिम शासक जो थे कैकूबाद, है ना, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकूबाद, इनकी मृत्यु हुई, है ना, 1290 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु के साथ ही ये गुलाम वंश खत्म हो गया और जलालुद्दीन खिलजी ने जो है नया खिलजी वंश की नींव डाली। ठीक है, यहाँ से खिलजी वंश प्रारंभ हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो जितने भी हैं इस चैनल को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, और जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस पर, ताकि रोज़ नए नए वीडियो लेकर के मैं आऊँगा और आप इसका अध्ययन करें और अच्छी तरह से अपनी शैक्षणिक गतिविधि को आगे बढ़ाएं, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो।